हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स लीग। बच्चों, क्लास 11th बिजनेस रिवीजन एक चैप्टर कर चुके हैं, दूसरे चैप्टर पे आ गए। चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस। वीडियो को अभी ही लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स कर लो सबके बच्चों, सभी दोस्तों के बीच में, ताकि सबको इसका फायदा मिले। चलो शुरू करते हैं। देखो, स्मॉल बिजनेस किसको कहते हैं? स्मॉल बिजनेस का मतलब होता है विच इज ओन्ड ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो खुद से कोई धंधा चला रहा है, उस धंधे का मालिकाना हक उसके पास है और ऑपरेट भी वो इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने लेवल पे कर रहा है, किसी और से मदद नहीं ले रहा। बहुत ज्यादा तामझाम भी नहीं है, कुछ लेवल पे वो अपने काम कर रहा है, मतलब कैपिटल के इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है और जो उसके साथ वर्कर काम कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब ये जो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, ये बोलने में बहुत अजीब लगता है, तो प्रॉपर डेफिनेशन भी हमको समझनी चाहिए। प्रॉपर डेफिनेशन का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहली बार 1951 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया, जिसके अंदर पहली बार ये बोला गया कि भाई जो इंडस्ट्रीज छोटे लेवल की होंगी, लघु स्तर की होंगी, स्मॉल स्केल की होंगी, वो कौन सी होंगी और उन्हें कैसे क्राइटेरिया सेटअप किया जाए। तो पहला क्राइटेरिया रखा गया कि कोई भी एंटरप्राइज जिसके अंदर 50 से ज्यादा वर्कर काम न करते हो और जो इनिशियल पूंजी कैपिटल लगाया हुआ है ऑनर ने, वो 5 लाख से कम होना चाहिए। तो अगर 5 लाख से कम है और 50 बंदों से कम काम कर रहे हैं तुम्हारे यहां, तो यू विल बी कमिंग अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये हो गया। अब बात आती है कि स्मॉल बिजनेस का इतना रोल क्या है, हमारे सिलेबस में इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है। देखो, रोल ये है कि बिजनेस किसी भी लेवल के हो, चाहे माइक्रो लेवल के हो, मीडियम के हो या स्मॉल के हो, मेहनत सब पे जाती है और सभी लोगों का एक ना एक कंट्रीब्यूशन आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और स्टेबिलिटी बनाने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए इकोनॉमी को बिजनेस की जरूरत पड़ती है। और कौन से वाले फॉर्म में? स्मॉल में। जो व्यक्ति अभी नया नया धंधा शुरू कर रहा है, क्या उसके पास बहुत सारा पैसा कहां से आएगा? तो कुछ स्तर पे अगर वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है तो वो स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकता है। और स्मॉल बिजनेस की इंपॉर्टेंस को भारत की सरकार भी भांप रही है और बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है स्मॉल बिजनेस में आने वाले नए नए एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि उनकी मदद से इकोनॉमी को भी फायदा हो। बेटा, स्मॉल बिजनेस के कुछ क्राइटेरिया जो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे होते हैं या कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, उसी बेसिस पे जब भी किसी बिजनेस को स्मॉल बिजनेस बोलना है तो उसके लिए 4 क्राइटेरिया सेटअप होने चाहिए। इन चारों को टिक करना है। अगर ये चारों टिक हो गए तो स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएंगे, ये गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, कैसे है वो बात समझना ध्यान से। एक एमएसएमई का एक्ट है, 2006 में लाया था बेटा। 2006 में कौन सा एक्ट था? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 में प्रॉपर एक क्राइटेरिया इन्होंने बना के दिया कि किसे हम लोग स्मॉल बिजनेस में माइक्रो कहेंगे, किसे स्मॉल मानेंगे और किसे मीडियम लेवल का बिजनेस मानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए मतलब जहां प्लांट एंड मशीनरी पे हैवी खर्चा होता है। सर्विस एंटरप्राइज का मतलब जहां पे इक्विपमेंट पे खर्चा होता है। ठीक है, तो उन दोनों के लेवल पे अगर माइक्रो लेवल की वो कंपनी है या माइक्रो लेवल का बिजनेस बनना चाहता है तो 10 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए सर्विस में, 25 लाख की मैन्युफैक्चरिंग में होगी। स्मॉल की देखें तो 5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग में, 2 करोड़ सर्विस में, एंड ऑफ कोर्स लास्ट मीडियम लेवल का जो होगा उसे 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में तो हम बोलेंगे मीडियम लेवल का, और अगर 5 करोड़ हो रही है तो हम कहेंगे ये सर्विस लेवल पे, इसको हम मीडियम लेवल का या सर्विस एंटरप्राइज में मीडियम लेवल की ये धंधा बन रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं बक्से में से जरूर बनने वाला है, तो ध्यान से इसको कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ साथ। अब बात आती है कि स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है, क्या रोल है जिसकी वजह से इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और हमको इसकी नॉलेज की आवश्यकता है। देखो बेटा, पहला काम, वैसे तो बहुत सारे काम है इसके, लेकिन मैंने 4 ब्रॉडली लिखे हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। देखो, स्मॉल बिजनेस को अधिकतर वहां पे लगाया जाता है जहां पे 2 चीजों की कमी हो, मतलब रिसोर्सेज की कमी हो, मतलब रिसोर्सेज कम की अगर आवश्यकता होगी तो स्मॉल बिजनेस लगेगा। पैसा या फाइनेंस ज्यादा ना लगने वाला हो तो भी ये काम चल जाएगा। और ये सभी चीजें मिलती हैं रूरल एरियाज में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने ज्यादा लोग वहां पर हैं, वहां पर 2 प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। एक तो पार्ट ऑफ, जैसे फार्मर्स हैं, कुछ जो साल का कुछ हिस्सा तो काम करते हैं, बाकी वो आइडियल रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं है। दूसरे पूरे पूरे साल बेरोजगार रहते हैं। तो जैसे ही स्मॉल बिजनेस आता है, स्मॉल बिजनेस की वजह से वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हो जाती है।
तो जो रूरल एरियाज के लोग हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है और वो भी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो पहला काम तो स्मॉल बिजनेस का ये है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे रेज हो जाती है, या यूं कह सकते हैं कि प्रमोशन हो जाती है। एग्जांपल सुनो, जहां भी बिजनेस लगेगा, जहां भी बिजनेसमैन आएगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वहां रोड्स भी बनेंगे। रोड्स बनेंगे तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है गाड़ी आने जाने का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वो भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर की सुविधा बढ़ेगी। जब ये सब हो रहा होगा तो वहां के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहने सहने का स्तर है, वो अच्छा हो जाएगा, वो बेटर हो जाएगा, प्रॉपर होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिसन, जब छोटे छोटे बिजनेस ऐसी रूरल क्षेत्रों में लगते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लगते हैं, तो वहां पर कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज होती है या टैलेंट होता है, या वो आर्टिस्ट होते हैं। उन आर्टिस्टों को भी वो काम मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो स्पेशलिस्ट है किसी काम को करने में, मशीन को चलाने में है, या रोड्स को करने के लिए है, या कोई मान लो कोई ड्राइंग ही बनाने वाला है, पेंटर है। जब स्मॉल बिजनेस जाएगा तो उनको हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और लेबर इंटेंसिव होने के कारण वहां पर इन लोगों का भी काम चल जाता है। तो जो हमारे गांव में स्पेशलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को भी इससे फायदा हो जाता है और उन्हें मौके मिलते हैं जो नहीं मिल पा रहे थे। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी स्मॉल बिजनेस से, साथ ही साथ वहां के लोग ज्यादातर अपने पैसों को जब कमाएंगे तो मार्केट में खर्च भी करेंगे। इससे पूरी इकोनॉमी भी अच्छी तरह से स्मूथली रन करेगी सर्कुलर फ्लो में। तो दैट इज व्हाट इट ऑलवेज गिव्स द रोल एज फार एज स्मॉल बिजनेस इज कंसर्न्ड। आई होप यू ऑल हैव डन दिस ऑल टॉपिक। बच्चों, हम जानते हैं कि स्मॉल बिजनेस एक्चुअली में उन क्षेत्रों में लगता है जो रूरल एरियाज होता है। इतना पता है अपने को। रूरल एरिया में जब ये लगेंगे तो रूरल एरिया में हर प्रकार के सामान या हर प्रकार की प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती, कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। उस स्पेसिफिकेशन के अंदर कई प्रकार की इंडस्ट्रीज लगती हैं, जिसमें ये 3 इंडस्ट्रीज ब्रॉडली कैटेगराइज होती है स्मॉल बिजनेस के तौर पे रूरल एरिया में। अब रूरल में भी होता है, जो हिली एरियाज हैं वहां भी होता है, माउंट एरियाज हैं वहां भी स्मॉल बिजनेस की इंपॉर्टेंस है। तो जब वो चीजें चल रही होती हैं तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, क्योंकि रूरल एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर का ज्यादा रोल है, और ज्यादातर जो आबादी है भारत की वो रहती भी कहां पर है, गांव में रहती है। तो जहां गांव में रहेंगे वहां पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जाती है, मतलब जहां पर रॉ मटेरियल से, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलेगा और उसको प्रोडक्शन करने का जो काम है वो हो जाएगा रूरल में, और वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में वहां इन्वॉल्व होते हैं। एंड अगेन कॉटेज इंडस्ट्रीज, देखो कॉटेज इंडस्ट्री में अगर हम कहें तो जैसे बी कीपिंग का काम है, हैंडीक्राफ्ट का काम है, क्योंकि ये घर के बाहर नहीं होता, ये घर के अंदर ही बनाया जाता है। तो कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर हैंडीक्राफ्ट है, सोप मेकिंग का जो काम होता है, या फिर हम कह सकते हैं बी कीपिंग का जो काम होता है, जो भी छोटे छोटे काम है घर के अंदर ही लोग बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट का जो काम एक जमाने में बहुत भारत का चलता था, आज भी चलता है, वो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर कवर होता है। एग्जाम के अंदर जो पूछा जाएगा वो ये कि कॉटेज इंडस्ट्रीज में कौन कौन से ऐसे धंधे हैं या इंडस्ट्रीज में कौन से बिजनेस है जो स्मॉल बिजनेस के अंदर लगते हैं, इनसाइड द हाउस या आउटसाइड द हाउस। तो योर आंसर शुड बी सपोज टू बी इनसाइड द हाउस, राइट। चलो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। खादी विलेज इंडस्ट्रीज का सीधा सीधा रूल ये है कि जो चीजें आपको पता है, खादी का रोल, खादी वैसे भी बहुत महंगा आता है, और ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो विलेज में, क्षेत्रों में ज्यादातर ऐसे काम लगते हैं जिन कामों में वहां के लोगों की स्पेसिफिकेशन का भी यूज हम कर पाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कैंडल्स है या पॉटरीज है या फिर वुड वर्क जो काम होता है, वो सारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के अंदर कवर करते हैं। तो ये वाला टॉपिक यहां पर हो गया समाप्त। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस। जब भी स्मॉल बिजनेस को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसों की जरूरत पड़ती है, मतलब उनके पास फाइनेंस की आवश्यकता है। फाइनेंस कम होने के कारण बेचारे धंधे को उस लेवल पे नहीं ले जा पाते जिस लेवल पर उनको ले जाना चाहिए, या वो ले जा सकते हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए स्मॉल बिजनेस को कौन कौन है जो उनको इस तरह से मदद करेगा? उसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं और अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। कमर्शियल बैंक अपने तरफ से लोन देता है, हेल्प करता है। बात करते हैं चारों की जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सिडबी। देखो, इसका काम ये होता है कि ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को एक तो फाइनेंशियल हेल्प भी करता है। कौन सी हेल्प? फाइनेंशियल हेल्प भी करता है, और जो नॉन फाइनेंशियल हेल्प है वो भी फार्मर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को, या मजदूरों को, या छोटे बिजनेस के जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें भी वो मदद करते हैं एडवाइजर की सेंस में।
इसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक्स। इनका काम यह है कि जो छोटे छोटे बैंक जिलों में, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के जिलों में ये स्टैब्लिश होते हैं, जिनका काम होता है कि वहां के छोटे छोटे किसानों को जिस तरह की प्रॉब्लम अगर उनको आ रही है या छोटे छोटे बिजनेस सेटअप करने में जो दिक्कत आ रही है उसमें ये हेल्प करे। तो फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं और नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। एक बात और बता दें, आरआरबी बहुत स्टैब्लिश हुई है। अगर हम बात करें 99 में, 1999 में जनवरी में लगभग 196 ब्रांचेस थी। आज के डेट में देखेंगे तो 11,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। तो ये लगातार डेवलप होता गया है। उसकी बात करते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, बहुत फेमस है, क्लास 12 में भी आएगा इकोनॉमिक्स में। इनका काम ये होता है कि सबसे पहले ये मेक श्योर करते हैं कि जो एग्रीकल्चर के नाम पे इनको लोन मिल रहा है, चाहे वो आरआरबी लोन दे, चाहे वो स्टेट बैंक दे या कोई सेंट्रल बैंक या नेशनल बैंक कोई बैंक दे, लोन दे, उन सभी को रिफाइन करने का काम है। दूसरा, नाबार्ड का काम होता है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट फॉरेन से आ रहे होते हैं उन्हें भी वो उन क्षेत्र में जाके स्टैब्लिश करते हैं ताकि उनकी जो रूरल इकोनॉमी है वो भी अच्छे से चलती रहे। फिर बात करते हैं एनएसआईसी की। देखो एनएसआईसी का मतलब होता है नेशनल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एनएसआईसी। बेसिकली 55 की स्टैब्लिशमेंट है, 1955 में लगाई गई, जिसका बेसिकली एम ये था कि सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखी गई कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों को एडिक्वेट अमाउंट में फंड नहीं मिलता। तो पहला जो मुसीबत या स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बनाई कि इनको सबसे पहले हमको लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा और लोन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा भी सर्विसेज देनी है, चाहे वो लोन के रूप में हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी हो, उसके लिए एनएसआईसी ने अपने हाथ उठाए और उन्होंने कहा कि जो रॉ मटेरियल सस्ते मतलब स्कैर्स है, मतलब उनकी ज्यादा उपलब्धता नहीं है, हम प्रोवाइड करेंगे। एडवाइजर चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। आपको लो लेवल पे आपको एग्रीकल्चर पे लोन चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। एनएसआईसी ने एक बड़े लेवल पे रिवॉल्यूशन लाया और स्मॉल बिजनेस को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हर प्रकार की हेल्प दी। एग्जाम के अंदर एनएसआईसी का बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। पांचवा बात करते हैं डीआईसी की। डीआईसी देखो बेटा ऐसा है, समय समय पे धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्कीम्स लाती है ताकि स्मॉल बिजनेस को रूरल एरिया में कैसे और हम डेवलप कर सकते हैं। तो 55 में तो ये आया। 1977 में स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट ने इक्वल अमाउंट खर्च किया और डीआईसी को स्टैब्लिश किया, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। 1977 में ये आइडिया पहली बार दोनों गवर्नमेंट लेकर आई, जिसका उद्देश्य एक ही था कि भाई जो रॉ मटेरियल एनएसआईसी भी प्रोवाइड करा रही है, लेकिन जो रॉ मटेरियल एक जगह पे या अलग अलग जगह पे मिलता है उनको सबको एक ही जगह पे लाके एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि उसको भागना दौड़ना ना पड़े, पहला काम। दूसरा, अगर किसी भी धंधे वाले को छोटा बिजनेस चला रहा है, बेचारे को लैंड नहीं मिल रही, जमीन नहीं मिल रही, वर्क शेड नहीं मिल रहा, वो भी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? डीआईसी की। दूसरा, इसको डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि सारा का सारा कमोडिटी एक ही प्लेस पर लाके ये प्रोवाइड कर देते हैं डीआईसी के अंदर। तीसरा, अगर मान लीजिए कि किसी धंधे वाले या किसी हमारे छोटे बिजनेसमैन को, या छोटा बिजनेसमैन नहीं कहेंगे, बिजनेस का जो लेवल छोटा है, जितना ज्यादा उसको खर्च करना पड़ेगा उसी के एवज में उसको हर प्रकार की सुविधा, अगर डिस्ट्रिक्ट में बात हो रही है तो सारी की सारी चीजें डीआईसी उपलब्ध करवा देता है। यहां पर आपका ये हो गया टॉपिक समाप्त। एक और बता दूं आपको, एनएसआईसी जो है वो एक बात और करता है कि अगर फॉरेन से कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रही है तो भाई छोटा गवर्नमेंट जो छोटे बिजनेसमैन है बेचारे कहां से लेकर आएंगे ये सारी सुविधा भी, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन में आया था, मेरे दिमाग में आ गया। फॉरेन में जो इंपोर्ट करना है या उसको हायर परचेज करना है, किसको? प्लांट एंड मशीनरी को, तो ये भी स्टैब्लिशमेंट किसकी है जी? ये भी हमारे एनएसआईसी हेल्प करता है। तो बच्चों आज की वीडियो यहां पे हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सभी लोगों के साथ शेयर करो। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ा मेरी हेल्प करो। नंबर 2, अगर आपको कुछ कंप्लेन करनी है या कुछ सपोर्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम भी मेरा चेक कर सकते हो, कॉमर्स लीग एम नाम से, और फॉलो कर सकते हो डेली अपडेट के लिए।